यहाँ रानीखेत डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हैं डॉक्टर पुष्पेश पांडे जी, उनका आगमन हुआ। और मज़ेदार बात यह है कि इन्हें भी आदि कैलाश यात्रा के बहुत पुराने अनुभव हैं, तो आज वो शेयर करके हमें भी बहुत अच्छा लगेगा इनसे बात करके, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है। और उन्होंने 1992 में आदि कैलाश तो किया ही, और साथ में उसके ऊपर जो शिमला पास है उसको भी किया। तो उस अनुभवों को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। क्या फील किया था आपने उस समय, और आप कब से नहीं गए हैं उस यात्रा मार्ग में? डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे इस बारे में? बिल्कुल भारत जी, पहले तो आपको अभिवादन कि एक लंबे समय बाद आपसे यहाँ पर कुमाऊं मंडल विकास निगम रानीखेत के प्रांगण में मुलाकात हो रही है और आदरणीय भट्ट जी हमारे साथ हैं जी। तो बहुत सुखद अनुभूति है कि आप लोगों ने ये इस चैनल के माध्यम से आप पुराने अनुभवों को ताज़ा करवा रहे हैं। 1988 में पहली बार मैं पिंडारी ग्लेशियर गया तो एक सुखद अनुभूति हुई जी। मैं अपने बड़े भाई के साथ गया था जी। और तब हमारे साथ यहाँ पर्यावरण संस्थान कोसी से सुब्रत शर्मा जी। ये लोग थे। बड़ी अनुभूति हुई और पहली बार वहाँ पर पिंडारी वाले बाबा जी धर्मानंद गिरी जी से मुलाकात हुई और उनके साथ उन्होंने हमको थोड़ा सा रुकाया तो चाय पिलाई बड़ी अच्छी सी, वो जड़ी बूटियों वाली। तो वो पहला एक अनुभव था कि प्रकृति से जुड़ने का, उसका सौंदर्य, प्रकृति का जो होता है अट्रैक्शन जो होता है। और मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रकृति तभी आपको बुलाती है जब आपके जहन में वो चीज़ें होती हैं। 92 में मैं और उमा भट्ट मैडम नैनीताल से, प्रोफेसर शेखर पाठक साहब की वाइफ, और एक नमिता हरबोला थी हल्द्वानी से जी। और मेरा एक परम मित्र और आपका भी परम मित्र था राजीव, उसको आज मैं याद कर रहा हूँ, राजीव पांडे अल्मोड़ा में, अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो हम 4 लोगों की टीम गई और हमारा रहना और खाना कुमाऊं मंडल विकास निगम के सौजन्य से था। तो तभी उस दौर में गुंजी में, इन जगहों में ये स्नो हट बनी हुई थी और बड़ा रोमांच था जब हम धारचूला पहुँचे, वहाँ रहे और उसके बाद हमारी यात्रा शुरू हुई। और वो आपके मेरे ख्याल से ठाणीधार की चढ़ाई तब हुआ करती थी, पानी भी नहीं मिलता था उसमें, बिल्कुल धूप लगती थी। उधर हिमालय की तकाली के उस पार थे, एवलांचेस बड़े बड़े बोल्डर्स गिर रहे थे और हम गए। बहुत अनुभव और लोगों में वो दरिया दिली जो गांव के लोग थे, पांगू के से नीचे का जो चढ़ाई में एक आधे गाँव मिले थे, एक चढ़ाई में कुछ घर मिले थे, तो उन्होंने हम लोगों को चाय वाय पिलाई। फिर हम लोग पांगू पहुँचे, पांगू में हमारा खाना था। उसके बाद हम शाम को पहुँचे नारायण स्वामी आश्रम। नारायण स्वामी आश्रम जब पहुँचे तो उस समय वो थी वहाँ पे प्रबंधक गंगोत्री दीदी, वो चूँकि खाली स्टेट में हमारी उनके हाँ उनसे अच्छी परिचित थी। वो गंगोत्री दीदी जो थे उस वैली की सबसे पुरानी एमए थी। उन्होंने अल्मोड़ा से जीजीआईसी में मेरे ख्याल से वो प्राध्यापिका रही थी। मैं भी हर संडे को 84 में हर संडे को वहाँ जाता था। ख्याल से हमारा अगला स्टॉपेज था गाला निगम का ही था, वहाँ रुकना था हमको। तो सुबह के टाइम में हमने वहाँ नाश्ता किया आश्रम में, पूजा में भाग लिया, नाश्ता किया और गंगोत्री दीदी ने हमको बढ़िया से बगीचे के सेब दिए, वो ओस से लगे हुए सेब, मतलब अनुभूति ना, क्या बात है। और वो कुछ ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है आपके इस प्रांगण में बैठकर जो आपके चिलियानोला के पास में है। तो यहाँ से फिर हम गाला चले, वो सब चढ़ाइयाँ पार करते हुए गाँव वालों से गपशप मारते हुए रूंगिंग टॉप की चढ़ाई। गुंजी में दूसरे दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन था, गुंजी वाली शाखा का। वो जो ट्रेड बंद हो गया था, 92 में फिर से खुला, तो उसी दिन उसका उद्घाटन था, तो उसमें हमने भी शिरकत करी और बड़ा अच्छा लगा। वहाँ भी हम निगम की हट्स में रहे और फिर ऊपर आपका ओम पर्वत नावी डांग वाला जो इलाका है वहाँ गए। फिर वहाँ से लौटे दूसरे दिन और फिर हमने यात्रा करी छोटा कैलाश वाले आदि कैलाश को, क्योंकि हुबहू लगभग माउंट कैलाश की तरह से है। सिर्फ ऊपर का जो टिप है वो थोड़ा हल्का नुकीला लगता है। कभी मुझे वो फोटो मिलेगा, मैं मेरे घर में तो है, मैं आपको उसमें बहुत शिव जी की फोटो दिखा सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं उस कैंप में जोलिंगपोंग में 4 महीने रहा, तो मैंने बिल्कुल करीब से उसको देखा है। तो आपको वो शिव जी की जटाएं, नाक, आँख, मुँह, दाढ़ी सब दिखेगी आपको। अच्छा। सिर्फ कल्पना करने वाली बात है कि आप कैसे कल्पना करते हैं। वही जो उस चीज़ को समझता हो, जिसकी प्रकृति के साथ वो तारतम्यता, तादम्यता जिसे हम बोलते हैं, वो व्यक्ति इसको समझ सकता है। तो हमने भी वही किया। क्या कहते हैं, हमारा दोस्त राजीव, तो हम थोड़ा सा धार्मिक पहलू को भी उसमें रखते हैं, तो हमने वहाँ पर पूजा भी करी और मंदिर में। उसके बाद हमने ध्यान लगाया थोड़ा सा, तो वो पल जो थे बहुत ही अद्भुत थे, बिल्कुल आँखों से आंसू आना। और वही जो आप कह रहे हैं अनुभूति कि माउंट कैलाश को देख करके लगा कि क्या अद्भुत नज़ारा है ईश्वर।
और आपने हमको इस एज में, उस समय मेरे ख्याल से मैं रहा हूँगा 27-28 साल का है। हाँ, आज से 30 साल पहले की बात है शायद। हाँ, एग्जैक्ट ऐसे ही 30 रहा इयर्स हूँ, हो हाँ, चुके हैं उस हाँ, ट्रैक को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से शायद उसके बाद आपका जाना हुआ, उधर नहीं हुआ। उधर नहीं हो पाया, उधर नहीं हो पाया भारत भाई, लेकिन वो एक सुखद अनुभूति थी और उसको मेरे ध्यान में अब है कि मैं एक बार फिर करूँ। तो आप ट्रैकिंग के बारे में क्या सोचते हैं? जो वहाँ का अभी कहते हैं पूरा परिवेश बदल गया है। मैं दोबारा गया, वहाँ गाड़ियों से लोग पहुँच रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हमारे उत्तराखंड के सारे ट्रैक रूट इस वक्त लगभग खत्म हो चुके हैं। हाँ, मतलब जो पुराने आप लोगों ने जो अनुभव लिए, जैसे भट्ट जी ने अभी अपनी स्टोरी बताई कि मतलब ये सन 84 से हाँ, आदि कैलाश यात्रा मार्ग में हाँ, मेरे ख्याल से ये 2017 तक ना, हाँ 18 2018 तक आपने जो है लगातार कुमारमंडल में कैंप में रहे हैं, वो अनुभव लिए। लेकिन आज हम सभी को बड़ा दुख है कि हमारे उत्तराखंड के जो ट्रैकिंग रूट्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और जो ट्रैकिंग को जिसे हम एक समझते थे कि मतलब एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का और लोगों को एक दूसरे को जानने का और हमको अपने आप को महसूस करने का जो साधन है ट्रैकिंग, वो अब एक लुप्त सी होती जा रही है। इस विषय में आप कुछ अपनी राय देंगे? कैसा आप चाहते हैं? भारत भाई, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ट्रैकिंग का मकसद ही वही है कि आप प्रकृति के साथ जुड़िए। जब आप, तभी आप प्रकृति के साथ जुड़ पाएंगे जब आप नेचर को एंजॉय करेंगे। जब आप पैदल चलेंगे उस ट्रैक पर, उसके हर रूप को, प्रकृति को आप अपने से उसका सरोकार कराएंगे, तब आपका एक अट्रैक्शन बनेगा और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। अब जिस तरह से आज सोशल मीडिया का ज़माना है और व्यक्ति बहुत इजी अप्रोच चाहता है, बिल्कुल, तो मैं सोचता हूँ वो देखने के लिए तो आएगा, लेकिन वो उस तरह से वहाँ के समाज से जुड़ नहीं पाएगा, उस प्रकृति से जुड़ नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो भी व्यक्ति आएंगे, या एक बहुत हो सकता है हमारा टूरिज्म उससे बहुत ज़्यादा बड़े लोग आएंगे, इजी अप्रोच हो जाएंगे, 2 व्हीलर में आ जाएंगे, 4 व्हीलर में आएंगे, लेकिन उसका जो नुकसान हमको केदारनाथ में देखने को मिला, या इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखने को मिलता है, या इस प्रकार के जो बहुत ही सेंसिटिव इलाके हमारे हैं, उनमें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, इस तरह से फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती रहेगी, तो वो प्रकृति से यदि अपना तादात्म्य में नहीं बैठा पाई, तो वो एक संकट की घड़ी होगी हमारे लिए। या तो बहुत स्पष्ट गाइडलाइन हो और दंड का बहुत ही कड़ा उसमें प्राविधान हो, और कोई भी चीज़ें आप जो ऊपर ले जा रहे हैं उसको सुनिश्चित किया जाए कि एक भी चीज़ आप वहाँ पर खाने पीने की, पहनने की, कोई भी ऐसा मटेरियल वहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, उसकी सख्ती से चेकिंग होनी चाहिए और किसी भी हालत में वो वहाँ नहीं छूटना चाहिए। यदि कोई उसका दोषी पाया जाता है तो उसका हमेशा के लिए उसका इन जगहों में आना निषिद्ध किया जाए। साथ ही साथ कहीं न कहीं कड़ी कार्रवाई, कोई दंड का प्राविधान, कारावास का और आर्थिक उसका प्राविधान नहीं, आपने होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि आप कहीं कुछ दूरी तक गाड़ी करिए और उसके बाद जो उनके नेचुरल स्पॉट्स हैं उनमें जो है आप लोगों से कहिए कि ये पुराने यात्रा मार्गों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो हमारे यहाँ जो टूरिज़्म की जो भीड़ एक तरीके से बढ़ रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसको लिमिट करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि उन्हें स्टॉप टूरिस्ट प्लेस को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हमारे यहाँ पिछले 3 साल से रूपकुंड का ट्रैक बंद है, उसमें बुग्यालों में कैंपिंग पर रोक लगाई गई है। वो इसलिए लगाई गई थी, हाईकोर्ट के द्वारा इसलिए रोक लगाई गई थी कि उसमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाने लगा था और जिससे पोल्यूशन हो रहा था। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि पोल्यूशन की वजह से उन्होंने रूट ही बंद कर दिया, लेकिन वो उसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप उसकी राशनिंग कर दीजिए। आप 10 लोगों के ग्रुप को भेजिए या 15 लोगों के भेजिए, मतलब एक दिन में आप, ऐसा नहीं कि 400 लोग भेज रहे हैं या 500 लोग भेज रहे हैं, ऐसे ही आपको इन सारे यात्रा मार्गों में करना चाहिए ताकि हमारा टूरिज्म जो है संरक्षित रह सके, हमारा पर्यावरण संरक्षित रह सके और हम लोग जो है अपने पुराने तरीके से जो हमारा एडवेंचर टूरिज्म है, जो ट्रैकिंग है, वो रह सके। बिल्कुल। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये 2022 है, इसमें जो है पिंडारी को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें उनका ये टारगेट भी है कि करीब 100 लोगों को हम ले करके जाएंगे पिंडारी ग्लेशियर, और ये प्लानिंग किया गया। मैंने जब ये सुना तो मुझे लगा कि आधा साल तो निकल गया, यानी कि मतलब आपके 12 महीनों में आपके पास 6 महीने बचे, आपको पता चला है। और 6 महीने में भी वो 2 महीने ऐसे हैं जिसमें अभी ये पिंडारी ट्रैक रूट बंद है। वो इसलिए बंद है कि वहाँ पे जो है आपदा की वजह से उन्होंने सब, कभी भी रोड टूट सकती है, क्या हो सकता है। मुझे याद है जब हम लोगों के समय में हम लोग ट्रैक किया करते थे तो हम पूरे 12 महीने ट्रैक करते थे। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी? जो ट्रैक ले जाता था, क्योंकि ये एडवेंचर ट्रैक है। बिल्कुल। एडवेंचर ट्रैक में जो आपका गाइड है
वही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इन Responsible. चीज़ों के लिए, और ऑर्गेनाइजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिल्कुल कि वो कैसे ग्रुप को मैनेज करते हैं। लेकिन एडवेंचर क्या है? एडवेंचर ये है कि आप हर मौसम में जहाँ तक जा सकते हैं, आपका माइंड क्या कहता है। बिल्कुल लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, आप सेफ्टी को ध्यान में रख करके ट्रैक कर सकते हैं। ये नहीं, ट्रैक बंद होना इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आप सेफ्टी कितनी करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि देखिए कभी ये नहीं है कि आपके जून के महीने बर्फ़ नहीं पड़ेगी। हमेशा ये होता है कि आप जब कभी जाते हैं तो अचानक से वेदर चेंज हो जाता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। एडवेंचर ट्रैक का मतलब ही यही होता है। बिल्कुल तो जो आपने अभी मुझे बताया कि सन 1988 में आपने पिंडारी का ट्रैक किया था, 1988 में। हाँ। उसके बाद से अभी पिंडारी, तब तो आपने जो है सॉन्ग से मेरे ख्याल से पैदल किया होगा। सॉन्ग से पैदल आज जो है खाती के पास तक गाड़ी जा रही है। हाँ। ट्रैक 24 किलोमीटर का रह गया है। तो आप क्या सोचते हैं कि ये इसमें क्या सुधार होना चाहिए, या ये क्या ठीक है, या क्या इस जो अभी जो ट्रैक ऑफ द ईयर पिंडारी किया गया है, इसमें क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कुछ ऐसा आपके दिमाग में है? बिल्कुल भारत भाई, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर वहाँ तक इन्होंने सुविधा दे दी है तो उससे आगे अब मोटर रूट को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप आगे ले जाएंगे तो निश्चित रूप से, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका, कि फिर वो ट्रैकिंग रूट का महत्व तो नहीं रहता है। ऐसे ही खाली ये है कि आप गए और जैसे हम पिक्चरों में या बड़ी बड़ी पेंटिंग्स में देखते हैं, तो वही हो गया कि आपने देख लिया, जाके फूल लिया, लेकिन आपको अनुभूति नहीं होगी। हाँ, जब अनुभूति नहीं होगी तो मैं सोचता हूँ फिर उस ट्रैकिंग का तो कुछ भी नहीं कोई रह गया। मतलब ही। और वर्तमान समय में जितने जो लोगों में असहिष्णुता, अवसाद की बीमारियां या तरह तरह की जो सोशल मीडिया से जनित बीमारियां पैदा हो गई हैं नई पीढ़ी में, वो सारी चीज़ों का समाधान प्रकृति है। इसको तो आप निश्चित मानिए कि जो व्यक्ति जितना प्रकृति के करीब होगा या प्रकृति को समझता होगा, तो वो इन अवसादों से हमेशा दूर रहेगा, जितनी आज सोशल मीडिया से जनित बीमारियां हैं। तो यदि आपको इनसे बचना है तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को प्रकृति के करीब आना है, और यदि उन्हें प्रकृति के करीब आना है तो मेरा स्पष्ट मानना है, जैसा आप दोनों की, भट्ट जी की और साजी की राय है, मैं इससे बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ कि क्या कहते हैं, प्रकृति को संरक्षित करते हुए और लोगों को जो आ रहे हैं उनको कम से कम इतना ज़रूर अपने मन में उनका होना चाहिए कि यदि हम ट्रैकिंग पे आ रहे हैं तो हम ट्रैकिंग करें, न कि हम 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से वहाँ पर जाएं। उस प्रकार के टूरिज्म को बिल्कुल बढ़ावा न दें और एक निश्चित दूरी तक जाकर के उस प्रकार के वाहन को छोड़ दें और फिर प्रकृति का आनंद लें। तो मैं धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आ गया आज भट्ट जी और आपसे एडवेंचर टूरिज़्म के बारे में बातचीत करके। मुझे लगता है आपके अनुभव लोगों को पसंद आएंगे, और मैं तो अंदर से गदगद ही हूँ। नहीं भाई, आपका तो ये है मैं कि तो यार आप इतना ज़्यादा प्रकृति प्रेमी हैं। अच्छा लगा। मैं देखता हूँ कि भारत से मेरा बहुत लंबा एक मतलब मैं जॉब में भी नहीं था तब से नाता है, और ये लंबा नाता है। हम अपनी नौकरी में आ गए, लेकिन भारत में जो प्रकृति के प्रति एक प्रेम था और जो संरक्षण प्रकृति के प्रति था, वो इनमें आज भी कायम है।